Hey there, my name is Rahul and I welcome you to the course of Java Enterprise Edition. Guys, Java Enterprise Edition को आप लोग commonly Advanced Java भी कह देते हैं, कुछ लोग इसे J2EE भी कहते हैं, कुछ लोग JEE कह देते हैं. So आप इसे जिस भी नाम से बुलाना चाहें, that is up to you. आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम Java Enterprise Edition को यूज करके किस तरीके की एप्लीकेशंस बना सकते हैं. कुछ बेसिक टर्म्स जो जावा एंटरप्राइज एडिशन या एडवांस जावा से रिलेटेड है, जैसे कि सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है एंड सो ऑन. तो शुरुआत करते हैं. जावा एंटरप्राइज एडिशन में जिस तरीके की एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं उसे हम कहते हैं वेब एप्लीकेशंस. आप यूं ही हर बनाई हुई एप्लीकेशन को वेब एप्लीकेशन नहीं कह सकते. अगर आपकी बनाई हुई एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन है तो उसे एक खास रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना होता है. उन सारी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के बाद ही बनी हुई एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन कहलाती है. अगर आपकी बनाई गई एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन है तो वो किसी एक सिस्टम पर इंस्टॉल होने के बाद बाकी सारे कनेक्टेड सिस्टम पर भी एक्सेस हो सकती है. अब ये जो मैंने कहा इसे हम एक एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. सपोज आपके पास एक सिस्टम है जिसके अंदर आपने एक वेब एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया. अब यहाँ से हम कुछ टर्म्स को करेक्ट करते जाएंगे. पहली चीज, जब आप वेब एप्लीकेशन को किसी सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं या स्टोर करते हैं तो हम उसे स्टोर करना या इंस्टॉल करना नहीं कहते, बल्कि हम उसे कहते हैं डिप्लॉय करना. तो फिर से इसे सुधारते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में आपने एक एप्लीकेशन को कर दिया है डिप्लॉय. अब जिस मशीन में आपने एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया है उस मशीन को हम कहते हैं सर्वर मशीन. तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स को क्लियर कीजिए. पहली चीज, वेब एप्लीकेशन जिस सिस्टम में इंस्टॉल की जाती है उसे हम सर्वर मशीन कहते हैं. और दूसरी चीज, सर्वर मशीन में वेब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना या स्टोर करना नहीं कहा जाता, बल्कि उसे डिप्लॉय करना कहा जाता है. अब मान लीजिए ये मल्टीपल डिवाइसेस या सिस्टम है जो वाया इंटरनेट इस सर्वर से कनेक्टेड है. अगर ये सारे कनेक्टेड डिवाइसेस इस एप्लीकेशन को जो सर्वर में डिप्लॉय की गई है, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो इन सारे सिस्टम्स को एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी जिसे हम कहते हैं ब्राउजर. सो अगर कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर ब्राउजर अवेलेबल है तो ब्राउजर की हेल्प से ही सर्वर में इंस्टॉल या डिप्लॉय किए गए एप्लीकेशन को एक्सेस करना संभव हो पाता है. और टेक्निकली जिन सिस्टम्स के अंदर ब्राउजर इंस्टॉल कर दिया जाता है हम उसे कहते हैं क्लाइंट मशीन. सो अब हम लोग इन 3 टर्म्स को क्लियर करते हैं. सर्वर क्या होता है? सर्वर वो मशीन होती है जिसके अंदर हम वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं. क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट वो सिस्टम होता है जिसके अंदर ब्राउजर इंस्टॉल कर दिया जाता है और ब्राउजर की हेल्प से ही हम सर्वर में अवेलेबल, सर्वर में डिप्लॉयड वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं. और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लॉय? डिप्लॉय मतलब वो प्रोसेस, या आप कह लीजिए साधारण भाषा में वेब एप्लीकेशन को सर्वर में इंस्टॉल करना. उसे हम इंस्टॉल करना ना कहने की बजाय डिप्लॉय करना कहते हैं. चलिए अब वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ और बेसिक टर्म्स को समझते हैं. सो यहाँ पर 2 डायग्राम्स हैं. दिस इज नथिंग बट अ विकिपीडिया साइट एंड दिस इज द फेसबुक साइट. इन दोनों को दिखाकर मैं आपका ध्यान इस पर किए जाने वाले ऑपरेशंस की ओर लाना चाहता हूँ. तो पहले हम विकिपीडिया को देखते हैं. एक विकिपीडिया की साइट को खोलने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं? तो आप लिखे गए कंटेंट को पढ़ सकते हैं. आप ये जो ब्लू कलर की लिंक दिखाई दे रही है इन्हें क्लिक कर सकते हैं. इन्हें क्लिक कर कर आप कहीं और नेविगेट कर सकते हैं. अब यही काम हम फेसबुक में करते हैं. फेसबुक में आप क्या क्या कर सकते हैं? तो फेसबुक में भी आप लिखा गया कंटेंट रीड कर सकते हैं. आप उधर कोई क्लिकेबल अगर आपको कंटेंट दिखता है तो वहां क्लिक कर कर नेविगेट कर सकते हैं. पर विकिपीडिया से अलग हटकर यहाँ पर हम हमारे डेटा को इंसर्ट करके कुछ डिसीजन मेकिंग काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब आप यहाँ पर आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं तो अगर आपका डाला गया ईमेल आईडी और पासवर्ड करेक्ट है तो आपको आपके होम पेज पर नेविगेट कर दिया जाता है. और अगर आपका डाला गया ईमेल और पासवर्ड का कॉम्बिनेशन सही नहीं है तो आपको एरर मैसेज दिखा दिया जाता है. इसका मतलब एक प्रोग्राम है जो आपके दिए गए इनपुट को वेरीफाई करता है और उसके बाद एक डिसीजन लेता है. इसका मतलब विकिपीडिया में इस तरीके के प्रोग्राम का एब्सेंस है जो कोई डिसीजन मेकिंग काम करे, और फेसबुक में इस तरीके की प्रोग्राम की अवेलेबिलिटी है जो किसी डिसीजन मेकिंग का काम करे. अब ये डिसीजन मेकिंग काम होता कैसे है, इस चीज को मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ और यहीं से एक्चुअली आपकी JEE की जर्नी शुरू होती है.
पहले हम इसे एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, देन इसे हम किसी भी वेब टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करेंगे। मतलब ये जो एग्जांपल है ये आपके लिए ASP.NET में भी वैसे ही काम करेगा जैसे GEE में या फिर आपके Django में। सो इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए आपने एक फंक्शन को कॉल किया। सो there is a fun is the name of the function. It accepts two parameter uname and password. जब आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो इंटरनली आपके प्रोग्राम में जहां पर भी इस फंक्शन की डेफिनेशन होती है, ये हम सी की बात कर रहे हैं, इसे सी के लेवल पे समझिएगा। आपने एक फंक्शन को कॉल किया, ये फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेता है, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड। जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपके प्रोग्राम में जहां कहीं भी फंक्शन की डेफिनेशन है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है, और जब इस डेफिनेशन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है तो ये अपने साथ एक रिजल्ट लेकर वापस लौट जाती है और उसे एक्स में असाइन कर देती है। अब ये जो कॉल होने पर कंट्रोल ट्रांसफर हुआ और फिर उसके बाद वापस उसी जगह पर आ गया जहां से कंट्रोल ट्रांसफर हुआ था, तो ये हुआ हमारा सी का फंडा। अब आ जाइए जरा इसी को हम कन्वर्ट करते हैं हमारे JEE के फंडे पर। तो जब भी आप कभी यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड को फिल करके लॉगिन बटन दबाते हैं तो एक्चुअली आपके ब्राउजर में एक URL जनरेट होता है। सो जब भी आप यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड फिल करके लॉगिन बटन को प्रेस करते हैं तो लॉगिन बटन के प्रेस होते ही आपके ब्राउजर में एक URL जनरेट होता है। इस URL के जनरेट होते ही ये एक रिमोट लोकेशन पर अवेलेबल सर्वर के किसी प्रोग्राम को कॉल करता है। अब ये जो URL किसी रिमोट लोकेशन पर अवेलेबल सर्वर में रखे हुए किसी प्रोग्राम को कॉल करता है, उसे हम कॉल करना ना कहकर रिक्वेस्ट करना कहते हैं। सो टर्म्स को सुधारिए। जब URL जनरेट होता है तो URL जनरेट होने पर किसी सर्वर में रखे हुए प्रोग्राम को रिक्वेस्ट की जाती है विच इज इक्विवेलेंट टू द कॉल करना। सो URL जनरेट होने पर आपने रिक्वेस्ट की किसको? सर्वर को। सर्वर में किसको? एक प्रोग्राम को। सो आपकी रिक्वेस्ट पर उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू हुआ और उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के खत्म हो जाने के बाद जैसे आपके सी में आपका रिजल्ट रिटर्न कर दिया जाता था, उसी तरीके से इस प्रोग्राम का भी रिजल्ट रिटर्न कर दिया गया एंड इसे हमने टेक्निकल भाषा में कहा रिस्पॉन्स। अब ये जो रिस्पॉन्स वापस आया है इसे आपके ब्राउजर ने रेंडर किया और रेंडर करने के बाद उसे एक पेज के रूप में आपको दिखा दिया। तो चलिए जरा समझे हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को इस डायग्राम की हेल्प से। आपने यहाँ पर फिल किया यूजर नेम पासवर्ड और आपने कहा लॉगिन, एक URL जनरेट हुआ और रिक्वेस्ट चली गई आपके सर्वर के पास, जैसे कॉल चला गया फंक्शन के पास। यहाँ पर कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है बल्कि पूरा का पूरा प्रोग्राम अवेलेबल है। हम सी में एक फंक्शन के कॉल करने पर फंक्शन की डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करते थे, पर यहाँ पर एक URL के जनरेट होने पर पूरे के पूरे प्रोग्राम का ही एग्जीक्यूशन होता है। इस प्रोग्राम ने आपके द्वारा भेजे गए इस यूजर नेम और पासवर्ड को इसके अंदर प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद कुछ डिसीजन लिए, जैसे आपको दिखाया जाने वाला पेज कौन सा होगा, क्या ये एरर पेज होगा या ये क्या आपका होम पेज होगा, और उसे उसने एज अ रिस्पॉन्स आपके ब्राउजर को वापस कर दिया। आपके ब्राउजर ने उसे रेंडर किया और आपको वो शो करने लगा। सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट how a request goes to the server and how response comes from the server। चलिए अब कुछ और चीजों को भी समराइज करते हैं। अगर आप कहते हैं कि आपको एक विकिपीडिया जैसी साइट बनानी है तो हम इसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं कि आपको एक वेबसाइट बनानी है, और अगर आप कहते हैं कि आपको एक फेसबुक जैसी साइट बनानी है तो हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं कि आपको एक वेब पोर्टल बनाना है। एक वेबसाइट को बनाने के लिए आपको HTML और CSS की ही जरूरत होती है। HTML जो कंपोनेंट्स को क्रिएट करता है और CSS जो उन्हें डेकोरेट करता है। और अगर आपको एक वेब पोर्टल बनाना है तो फिर आपको चाहिए HTML, आपको चाहिए CSS और आपको चाहिए JEE। मतलब अगर आपको विकिपीडिया जैसी साइट बनानी है तो आपको JEE की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको फेसबुक जैसी कुछ साइट बनानी है तो फिर आपको ज़रूरत है JEE की। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ HTML, CSS एंड JEE? इसे यहीं पर हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आप टेक्स्ट फील्ड देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड लिखा हुआ देख रहे हैं, ये जो लॉगिन एक बटन देख रहे हैं, ये सारे कंपोनेंट क्रिएट करने का काम हमारा HTML करता है। इसके बाद जो आप यहाँ पर फर्स्ट नेम, सरनेम और उसके बाद इसकी थोड़ी सी बड़ी हुई लेंथ देख रहे हैं, इसके ऊपर एक डेकोरेशन देख रहे हैं, इसका ग्रीन कलर देख रहे हैं, ये जो डेकोरेटेड कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स का डेकोरेशन किया गया है वाया CSS।
पर जब आप डेटा को फिल करके लॉगिन बटन दबाते हैं और लॉगिन बटन दबाने के बाद जब उस डेटा को वेरीफाई करके कुछ डिसीजन लिया जाता है, दैट डिसीजन मेकिंग काम करने के लिए आपको जिसकी जरूरत है दैट आर नथिंग बट द JEE प्रोग्राम्स। तो जब जब आपको किसी डायनेमिज्म की जरूरत है, अब इसे टेक्निकल भाषा में कन्वर्ट करते हैं, जब जब आपको किसी डायनेमिज्म की जरूरत है तब आप यूज करेंगे JEE या फिर इसकी कॉम्पिटिटर ASP.NET या फिर Django फ्रेमवर्क या जो भी आप करना चाहते हैं। बट जब तक आपको किसी डायनेमिज्म की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, आप क्लिक कर कर कहीं नेविगेट करना चाहते हैं, पर आप किसी भी तरीके का डिसीजन मेकिंग काम नहीं करना चाहते, तो ये काम आप इजीली कर सकते हैं वाया HTML एंड CSS। सो एक वेब पोर्टल बनाने के लिए हमें जरूरत है इन तीन टेक्नोलॉजीज की। नो डाउट इसमें जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूड है, बट ये बेसिक है। सो एक वेब पोर्टल को बनाने के लिए हमें चाहिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड सर्वर साइड पर JEE। बट आपको वेबसाइट बनाने के लिए सिर्फ चाहिए HTML एंड CSS।